नमस्कार। जनजाति एक ऐसा आदिम समुदाय होता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग परंपरा होती है, एक अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, एक अलग प्रकार की जीवन शैली होती है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में, जिनकी कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का केवल 0.6% है। यदि बात करें कि परसेंटेज और संख्या के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे है, तो उसका नाम है सोनभद्र, और सबसे कम इनकी संख्या या परसेंटेज में इनकी संख्या जो पाई जाती है सबसे कम, वो है बागपत। 1967 में कुछ जनजातियों को अधिसूचित किया गया, जैसे कि थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी, और 2003 में कुछ अन्य जनजातियों को शामिल किया गया, जैसे कि इसमें गोंड, खरवार, परहिया, अगरिया, ऐसे कर तमाम जनजातियों को इसमें शामिल किया गया। तो इसमें कुछ प्रमुख जनजाति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है थारू जनजाति का। थारू ये जो शब्द है ये स्थविर शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है बौद्ध दर्शन का जो थेरवाद संप्रदाय था उसके अनुयायी। हालांकि थारू लोग अपनी उत्पत्ति को लेकर कई सारी बातें बताते हैं, मतलब कई प्रकार की अवधारणा इनमें पाई जाती है। जैसे एक विचारधारा ये है कि इनका संबंध है किरात वंश से, या फिर ये किसी समय राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों से निकल करके नेपाल की तराई के हिस्सों में आ गए, वहां जाके बस गए। एक विचारधारा इनकी ये है कि ये स्वयं को सिसोदिया वंश का वंशज मानते हैं, और एक विचारधारा ये है कि स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। तो थारू जो है हिमालय की तराई हिस्से में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जनजाति है संख्या के मामले में देखा जाए तो, और इनका विस्तार जो है नेपाल में भी है और भारत में भी है। भारत में बिहार में पश्चिमी चंपारण में, और उत्तराखंड में इनका विस्तार पाया जाता है उधम सिंह नगर में, नैनीताल में। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है, जैसे कि लखीमपुर खीरी है, इसमें महाराजगंज है, श्रावस्ती, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे इनका कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो थारू जो समुदाय है उसकी अपनी एक अलग शैली है। उसका जो समाज है, पहले वो था समाज मातृ सत्तात्मक और संयुक्त परिवार पाए जाते थे। अब थोड़ा सा इस स्थिति में बदलाव हुआ है। इनमें कई सारी उपजातियां पाई जाती हैं। थारू समाज में जो उपजातियां पाई जाती हैं उसे कहा जाता है कुल या कुरी। विवाह जो है इनमें अदला बदली विवाह भी होता है, मतलब एक कन्या एक पक्ष को दी जाएगी तो दूसरे पक्ष से कन्या ली जाएगी। इसके अलावा विधवा विवाह का भी प्रचलन है। अगर कोई विधवा विवाह होता है तो जो अतिथियों को भोज कराया जाता है उसे कहते हैं लठ भरवा भोज। धार्मिक संस्कृति भी इनकी काफी समृद्ध है। महादेव के बहुत बड़े उपासक हैं। अपने सर्वोच्च देवता को नारायण कहते हैं। एक इनकी आदिवासी देवी है, उनका नाम है पृथ्वी, जिसको ये भूमसिन कहते हैं। इसके अलावा इनके जो त्योहार हैं, जैसे मकर संक्रांति काफ़ी खास त्यौहार है, बजहर ये भी एक प्रमुख त्यौहार है। लेकिन दीपावली को ये शोक का त्यौहार मनाते हैं। उसको क्यों? क्योंकि इस दिन ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अच्छा, आर्थिक जीवन की बात करें तो ये कृषि पे आधारित है, मतलब इनका जीवन या तो कृषि पे आधारित है या फिर ये जो है वन संसाधन डिपेंड है, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं उस पर डिपेंड करते हैं। इनके जो मकान हैं वो या मिट्टी और लकड़ी घास फूस से बने होते हैं। तो हालांकि इन मकानों में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। चावल इनका प्रमुख भोजन है। चावल इनको बहुत प्रिय है, और चावल से बनी हुई एक शराब जिसे ये जाट कहते हैं वो भी इनको बहुत प्रिय है। तो ये जो भाषाएं बोलते हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, मतलब जिस क्षेत्र में इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा से प्रभावित हुए हैं। तो हिंदी बोलते हैं, अवधी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, और मैथिली भाषा भी ये बोलते हैं। एक इनके बारे में कहा जाता है कि जैसे इनका जो पहले जो इनका विस्तार पाया गया, कहाँ पाया गया? हिमालय के तराई क्षेत्रों में। तो वहाँ पर बड़े पैमाने पे मलेरिया का प्रकोप भी पाया जाता है इस इलाके में। तो बताया जाता है कि जो थारू हैं ये मलेरिया प्रूफ जनजाति मानी जाती थी, क्योंकि ये लोग ऐसे इलाके में भी अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहे।
उस इलाके में ये रहे, जीवित रहे लंबे समय तक। मलेरिया इनके ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल पाया, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति में बदलाव आया है। कई सारे थारू समुदाय के लोग भी मलेरिया से प्रभावित हो रहे हैं। एक खास बात यह है कि प्रकृति से इनको बड़ा लगाव है। साफ सफाई का ध्यान तो देते ही हैं, लेकिन बिना वजह प्रकृति का नुकसान नहीं करते। और इससे ऐसे समझिए कि ये एक प्रकार का अनुष्ठान करते हैं जिसे हम बारना कहते हैं। पश्चिमी चंपारण में रहने वाले थारू समुदाय के लोग इस अनुष्ठान के तहत क्या करते हैं कि 60 दिनों तक ना तो कहीं जाते हैं, ना ही प्राकृतिक संसाधनों का कैसे भी उपयोग करते हैं। तो आप समझिए जैसे लॉकडाउन लग गया तो कहीं कोई जाएगा नहीं, है ना, वैसे ही अपने आप को जगह पे सीमित कर देते हैं, यानी उतने दिनों के लिए प्रकृति का नुकसान नहीं होने देते। इनका एक डांस है, उसे सखिया कहते हैं। उसको काफ़ी प्रसिद्ध इनका जो डांस की शैली है सखिया। तो ये थारू समुदाय की सामान्य विशेषताएं हैं। अच्छा, इनके लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं। जैसे अभी बहराइच में इमलिया कोडा ग्राम में एक थारू जनजाति संग्रहालय खोला गया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय खोला गया है। 1980 से ही लखीमपुर खीरी के इलाके में थारू विकास परियोजना का जो है संचालन किया जा रहा है। और अभी कुछ समय पहले एक कदम ये उठाया गया है कि जैसे कि जो इनके घर हैं, जहाँ ये रहते हैं, अच्छा यहाँ इनकी अपनी संस्कृति है, तो कोशिश की गई है कि जैसे इनके घरों को ही बदल दिया जाए, इसे कहा जाए थारू ट्राइबल होम स्टे। और ये कहाँ पे स्थापित किए गए, जहाँ जहाँ पे इनका जो है कंसंट्रेशन, जैसे कि बलरामपुर हो गया, बहराइच है, पीलीभीत है या लखीमपुर खीरी है, तो वहाँ पे ऐसे होम स्टे बनाए गए हैं। क्या होगा वहाँ पे पर्यटक आएंगे, वो यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ की भोजन की शैली उसको देखेंगे, इनकी जीवन शैली को समझेंगे। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं पर्यटन का एक तरीका है। और इसमें इनकी संस्कृति का तो प्रचार प्रसार होगा ही, भाई जो आएगा इनकी जीवन शैली को देखेगा तो सबको पता चलेगा। इसके अलावा इनको क्या फ़ायदा होगा कि जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो इस तरह के पर्यटन से इनको भी आर्थिक फ़ायदा होगा। तो थारू समुदाय के बारे में ये सामान्य सी जानकारी है। इसके बाद नाम आता है बुक्सा का। बुक्सा समुदाय का कंसंट्रेशन पाया जाता है बिजनौर के इलाके में। बिजनौर में बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। हालांकि देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल में भी, नैनीताल में भी, उत्तराखंड में भी इनका विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ये बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन इनका भी यही है कि ये अपने आप को पतवार राजपूत घराने से जोड़ते हैं। बुक्सा का जो समाज है उसमें अच्छा खासा विभाजन पाया जाता है, जैसे ब्राह्मण बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा। और इसमें बिरादरी पंचायत का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब कई सारे फैसले उस पंचायत के माध्यम से होते हैं। इनका जो विवाह है वो बेसिकली अनुबंध विवाह है, ठीक है। और इनकी जो खान पान है वो तो विशिष्ट है ही। महिलाएं जो हैं वो अपने सिर पे एक जूड़ा बांधती है, जिसे कहते हैं इडरी जूड़ा, इनकी खासियत है। और इसके अलावा जहाँ तक धार्मिक जीवन की बात है तो काशीपुर की चामुंडा देवी इनकी प्रमुख देवी हैं, उसके उपासक हैं। इसके अलावा जो ग्राम देवी होती है वो जहाँ उनकी पूजा करते हैं उस जगह को ये थान कहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था भी ऐसी सामान्य सी गतिविधियों पर आधारित, लेकिन एक खास बात यह है कि माना जाता है कि इन्हें नौकरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नौकरी करना इन्हें कम पसंद है। इनका प्रमुख भोजन है चावल और मछली। बुक्सा जनजाति विकास कार्यक्रम प्रदेश में 1983-84 से चल रहा है। इसके बाद अगली जनजाति है माही गिर। माही गिर जनजाति नजीबाबाद में पाई जाती है, बिजनौर का इलाका है। इसके अलावा कुछ इनकी संख्या सहारनपुर में भी पाई जाती है। तो माही गिर बेसिकली इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है। इनके समाज में शिक्षा का विकास बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है और ये विवाह भी करते हैं तो अपने ही समुदाय में करते हैं। इनकी अपनी विशेष बोली है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा, हम कह सकते हैं तमाम जनजातीय दृष्टिकोण से थोड़ा पिछड़े हैं। हालांकि सामाजिक संगठन इनका बहुत ही सरल है और इसमें भी पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। इसमें कई पंचायत में ऐसे सदस्य हैं, जैसे किसी को बादशाह कहा जाता है, किसी को वजीर कहा जाता है। हाँ, फैसले जो पंचायत के होते हैं वो सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाते हैं। और इसके बाद आती है एक जनजाति जिसका नाम है खरवार।
खरवार का कंसंट्रेशन पाया जाता है बेसिकली सोनभद्र के इलाके में, देवरिया में, बलिया में। तो ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इनके विशेषता ये है कि इनका जो धार्मिक जीवन है बड़ा समृद्ध है। इनके कई देवता हैं, जैसे बघौस, वसंती देव, घमासान, गोरैया, और कई प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि जीवित पुत्रिका मनाते हैं, अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, होली मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, और व्यापार करते हैं कत्थे का। एक खास बात यह है कि खरवार की जो बोलने की शैली है, जो इनकी बोली है, वो है तो बड़ी सामान्य सी, लेकिन सुनने बड़ी कर्कश लगती है। तो इसके अलावा एक इनके यहाँ परंपरा पाई जाती है टैटू बनाने की, और जो लोग इसके विशेषज्ञ होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनको कहते हैं गोधारिन। तो ये समस्या इनके साथ ये जुड़ी हुई है कि बेसिकली ये वनों पर इनका पूरी इकॉनमी डिपेंड थी, और जैसे जैसे वनों पर प्रतिबंध लगाए जाते रहे वैसे वैसे इनकी जीवन शैली बदलाव आता गया। तो इनके पास अपनी इकॉनमी के लिए संसाधन नहीं बचे, तो कई बहुत बड़ी संख्या में ये जो हैं बन गए बंधुआ मजदूर। तो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि इस स्थिति से निकलें। हाँ, इनकी एक विशेषता यह भी है कि इनका जो डांस है, जिसे हम कहते हैं कर्मा, बहुत प्रसिद्ध डांस है, खरवार जनजाति का ये प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये सामान्य सी जानकारियां हैं उत्तर प्रदेश की जनजाति के संदर्भ में।